नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज का एक और भाग दौड़ भरा सुनहरा दिन बीत गया, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा मीठा। अब ना तो हम उसे वापस ला सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं, तो फिर आज की गलतियों का पछतावा क्यों करना। हम जो कर सकते हैं केवल इतना कि आज की गई गलतियों से सीख लें और सोने से पहले खुद से प्रॉमिस करें कि उन गलतियों को ना दोहराएं। अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। अब समय है आराम करने का, मन को शांत करके शरीर को आराम देने का, आने वाले सुनहरे आशाओं से भरे दिन के लिए खुद को तैयार करने का। तो सबसे पहले कल के करने वाले सभी ज़रूरी काम एक पेपर पर लिख लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए, 3-4 गहरी सांस लीजिए और उन सांसों के साथ अपनी सारी टेंशन, सारी चिंता अपने से दूर कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप एक पार्क में बैठे हैं। चारों तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। हरे भरा बाग बहुत सुंदर दिख रहा है। रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी कुछ बच्चों का झुंड अपने पास लेकर कुछ डिब्बे आता है। जैसे ही उन्हें खोलता है, उनमें से कुछ जुगनू निकलते हैं और वो जुगनू निकलकर पूरे आसमान को घेर लेते हैं और धीरे धीरे जुगनू टिमटिमाते हुए दूर चले जाते हैं। ठीक उन जुगनू की तरह ही आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां सब आपसे दूर जा रही हैं। वैसे ही आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। चलिए अब इसी आराम के साथ सुनते हैं आज की कहानी और गहरी नींद में चैन से खो जाते हैं। आज की कहानी है विश्व प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी द्वारा लिखी गई कहानी मुक्ति। और अंततः ब्रह्म मुहूर्त में बाबूजी ने अपनी आखिरी सांस ली। वैसे पिछले 8-10 दिन से डॉक्टर सक्सेना परिवार वालों से बराबर यही कह रहे थे, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि अब वह इन्हें उठा ले, वरना एक बार फिर अगर कैंसर का दर्द शुरू हो गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। परिवार वालों के अपने मन में भी चाहे सब यही चाह रहे हों, पर ऊपर से तो सब एक दुखद मौन ओढ़े रहते, बिल्कुल चुपचाप। तब सबको आश्वस्त करते हुए डॉक्टर सक्सेना ही फिर कहते, वैसे भी सोचो तो इससे अधिक सुखद मौत और क्या हो सकती है भला। चारों बच्चे ही सेटल नहीं हो गए, बल्कि कितना ध्यान भी रखते हैं अपने पिता का। वरना आज के ज़माने में तो बड़े भाग से मिलता है ऐसा घना गुथा संयुक्त परिवार, जिसके आधे से ज़्यादा सदस्य तो इसी शहर में रहते हैं और जो दूर रहते हैं बराबर अपनी ड्यूटी निभाते ही रहे हैं। कहीं कोई चूक, कोई कमी नहीं। सब ने बाबूजी की खूब सेवा की। परिवार के लोग चुप। तभी मेरा मन हुआ कि उन्हीं की बातें आगे बढ़ाते हुए इतना और जोड़ दूं कि कितनों को मिलते हैं आप जैसे डॉक्टर, जो इलाज करते करते परिवार के सदस्य ही बन गए हैं। बाबूजी के तीसरे बेटे, पर कहा नहीं गया। मैं भी परिवार वालों के साथ चुप ही खड़ी रही। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कितनों को नसीब होती है ऐसी सेवा करने वाली पत्नी। मैं तो हैरान हूं उनका सेवा भाव देखकर। आखिर उम्र तो अम्मा की भी हो गई है, उसके बावजूद पिछले 8 महीनों से उन्होंने ना दिन को दिन गिना, ना रात को रात, बस लगातार सेवा किए ही जा रही हैं।
पता नहीं क्यों मुझे लगता जैसे मुड़ते ही वे अम्मा के इस सेवा भाव के प्रति कहीं नतमस्तक हुए हों। और मैं सोचती कि चलो कम से कम एक आदमी तो है जिसके मन में अम्मा की इस रात दिन की सेवा के प्रति सम्मान है, वरना परिवार वालों ने इस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। बस जैसे वो करती हैं तो करती हैं। किसी ने इसे उनके फर्ज के खाते में डाल दिया तो किसी ने उनके स्वभाव के खाते में, तो किसी ने उनकी दिनचर्या के खाते में। सबके ध्यान के केंद्र में रहे तो केवल बीमार बाबूजी। स्वाभाविक भी था, बीमारी भी तो क्या थी, एक तरह से मौत का पैगाम ही थी। हाँ, मुझे जरूर यह चिंता सताती रहती थी कि बिना समय पर खाए, बिना पूरी नींद सोए, बिना थोड़ा सा भी आराम किए जिस तरह अम्मा रात दिन लगी रहती हैं, कहीं वे ही ना बीमार पड़ जाएं। वरना कौन देखभाल कर सकेगा बाबूजी की इस तरह। बाबूजी दिन दिन भर एक खास तेल से छाती पर मालिश करवाते थे और रात रात भर पैर दबवाते थे। मैं सोचती भी थी कि बाबूजी को क्या एक बार भी ख्याल नहीं आता कि अम्मा भी तो थक जाती होंगी। रात में उन्हें भी तो नींद की जरूरत होती होगी, या दिन में समय पर खाने की। पर नहीं, बाबूजी को इस सब का शायद कभी ख्याल ही नहीं आता था। उनके लिए तो अपनी बीमारी और अपनी तीमारदारी ही सबसे महत्वपूर्ण थी, और इस हालत में अम्मा से सेवा करवाना वे अपना अधिकार समझते थे। इसी तरह सेवा करना अम्मा का फर्ज। कई बार अम्मा को थोड़ी सी राहत देने के इरादे से मैं ही कह देती कि बाबूजी लाइए, मैं कर देती हूँ मालिश। 4 बज रहे हैं, अम्मा खाना खा ले थोड़ी देर। तो बाबूजी मेरा हाथ झटक कर कहते, रहने दे, नहीं करवानी मुझे मालिश। और इस उत्तर के साथ ही उनके ललाट पर पड़ी सलवटों को देखकर ना तो फिर अम्मा के हाथ रुकते और ना ही पैर उठते। कुछ दिनों के बाद तो मैंने यह भी कहना छोड़ दिया था। 3 महीने पहले बाबूजी को जब घर से नर्सिंग होम में शिफ्ट किया तो जरूर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा अब तो उनकी देखभाल का थोड़ा बोझ नर्स भी उठाया करेगी, अम्मा को थोड़ी राहत तो मिलेगी। पर नहीं, नर्स से तो बाबूजी केवल दवाई खाते या बीपी चेक करवाते। बाकी की सारी सेवा चाकरी तो अम्मा के ही जिम्मे रही। अम्मा रात दिन बाबूजी के साथ नर्सिंग होम में ही रहती और मालिश और पैर दबाने का काम भी पहले की तरह ही चलता रहता। हाँ, डॉक्टर सक्सेना की विशेष सिफारिश पर रात में कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अम्मा के साथ रहने के लिए परिवार का कोई ना कोई सदस्य आता रहता। कल रात 9 बजे के करीब हम लोग खाना खाकर उठे ही थे कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। मैंने फोन उठाया तो उधर बड़े चाचा थे। छोटे भैया की पहले आवाज गई और थोड़ी देर बाद वे बेहोश हो गए। डॉक्टर सक्सेना को बुलाया है। उन्होंने आकर अच्छी तरह देखा और फिर कमरे से बाहर आकर केवल इतना ही कहा, बस समझिए कि कुछ घंटे की ही बात और है, आप फोन करके अपने बच्चों को बुला लीजिए। फिर उन्होंने नर्स को कुछ आदेश दिए और चले गए। सो देख, तू फोन करके शिवम को कह दे कि सवेरे की पहली फ्लाइट पकड़कर आ जाए। लखनऊ फोन करके बड़ी को भी कह दे कि वह भी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अमेरिका से नमन का आना तो मुश्किल है, पर सूचना तो उसे भी दे ही दे। और सुन, फोन करके तू नर्सिंग होम आ जा, मैं बाहर मिलूंगा, सारी व्यवस्था भी तो करनी होगी। सुना तो मैं ज्यों का त्यों सिर थाम कर बैठ गई।
बिना बताए ही रवि जैसे सब कुछ समझ गए। स्नेह से मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा, नर्सिंग होम चलना है क्या? मैंने धीरे से गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी तो रवि ने पूछा, क्या कहा चाचा जी ने? बाबूजी बेहोश हो गए हैं और डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह देखने के बाद कहा कि बस अब कुछ ही घंटों की बात है, परिवार वालों को खबर कर दो। यानी कि बाबूजी अब, और कहते कहते मेरी आवाज रुंध गई। रवि ने मेरा सिर सहलाया, तुम हिम्मत रखो, वरना अम्मा जी को कौन संभालेगा? अम्मा की बात सोचकर एक बार तो मैं और विचलित हो गई। क्या गुजरेगी उन पर फिर अपने को संभाल कर उठी और सबसे पहले बंबई बड़े भैया को फोन किया। सारी बात सुनकर वे बोले, थैंक गॉड, बिना तकलीफ शुरू हुए ही शांति से जाने की नौबत आ गई। ठीक है, मैं सुबह की पहली फ्लाइट पकड़कर आता हूँ। पर देख, सुषमा नहीं आ पाएगी। दोनों बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं। मैं अकेला ही पहुंचता हूँ। वैसे भी सब लोग करेंगे क्या आकर? दीदी को फोन किया तो उन्होंने भी बस इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। इसके आगे पीछे ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। बाबूजी तो खैर जा ही रहे हैं, अम्मा के बारे में ही कुछ पूछ लेती, पर नहीं। लगा जैसे रस्म अदायगी के लिए आना है, सो आ रहे हैं। हैरान सी में गाड़ी में बैठी तो रवि से कहे बिना ना रहा गया। रवि, भैया और दीदी की आवाज का ऐसा ठंडापन, जैसे सब इस सूचना की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, किसी को कोई सदमा ही ना लगा हो। ऐसा क्यों सोचती हो? याद नहीं कैसा सदमा लगा था उस दिन जब पहली बार डॉक्टर से कैंसर की रिपोर्ट मिली थी। उसके बाद कुछ महीनों तक तो कितनी लगन से बाबूजी की देखभाल और तीमारदारी चलती रही थी। शुरू के 4 महीनों में 2 बार तो बंबई से बड़े भैया ही आ गए थे। एक बार अमेरिका से छोटे भैया भी आए। उन्होंने तो बीमारी का सारा खर्चा उठाने का जिम्मा भी लिया था, वरना आज बाबूजी क्या नर्सिंग होम का खर्चा उठा पाते? फिर यहाँ रहने वाले परिवार के दूसरे लोग भी तो रोज हाजिरी बजाते ही रहे थे। हाँ, समय के साथ साथ जरूर सब कुछ थोड़ा कम होता चला गया, जो बहुत स्वाभाविक भी था। मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहे हैं रवि, दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद अब कहाँ पहले की तरह 4-4, 5-5 घंटे आकर बाबूजी के पास बैठती रही हूँ। इधर तो 2-2 दिन छोड़कर भी आने लगी थी। शायद यही जीवन की सच्चाई है। जैसे जैसे बीमारी लंबी खिंचती चलती है, फर्ज के तौर पर ऊपर से भले ही सब कुछ जैसे तैसे घिसटता रहे, पर मन की किसी अनाम परत पर उस अघट के घटने की प्रतीक्षा भी नहीं चलती रहती। शायद इसीलिए मौत की सूचना ने सदमा नहीं, राहत ही पहुंचाई थी। फिर भी कम से कम मेरे मन में चलने वाली हर बात, हर सोच को अच्छी तरह समझने वाले रवि का एक हाथ मेरे सिर को सहला गया। रिलैक्स शिवानी, रिलैक्स। इन सब बातों से ध्यान हटाकर तुम केवल और केवल अम्मा के बारे में सोचो। अब तो तुम्हें ही संभालना है उन्हें। बाकी सब लोग तो बाबूजी में लग जाएंगे, पर अम्मा, उन पर क्या बीतेगी? जानती हूँ, लंबी बीमारी ने जहां अंतरंग से अंतरंग संबंधों के तार भी रेशे रेशे करके बिखेर दिए, वहां एक अम्मा ही तो जुड़ी रहती हैं उनसे। उतने ही लगाव, उतने ही निष्ठा के साथ रात दिन सेवा करती रही उनकी। कितनी अकेली हो जाएंगी वे, कैसे झेलेंगी इस सदमे को? गाड़ी रुकी तो लगा, अरे नर्सिंग होम आ ही गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे सामना करूंगी अम्मा का। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर चढ़ी
तो हैरान अम्मा वैसे ही बाबूजी के पैर दबा रही थी। मुझे देखते ही बोली, अरे छोटी तू कैसे आई इस वक्त? समझ गई कि चाचा जी अम्मा को बिना कुछ बताए ही बाहर निकल गए। मैंने भी अपने को भरसक सहज बनाकर ही जवाब दिया, चाचा जी का फोन आया था, उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना था, सो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आकर बैठने को कहा तो आ गई। अम्मा का सामना करना वाकई मुश्किल लग रहा था, सो यूं ही मुड़ गई। सामने टिफिन दिखाई दिया तो पूछ बैठी, 12 बजे तुम्हारे लिए जो खाना भिजवाया था खाया या हमेशा की तरह टिफिन में ही पड़ा है? कैसी बात करे है छोटी, कितने दिनों के बाद आज ऐसी गहरी नींद आई है इन्हें। पैर दबाना छोड़ दूंगी तो जाग नहीं जाएंगे क्या? और जाग गए तो तू तो जाने है इनका गुस्सा, देखा नहीं कैसे लातें फटकारने लगते हैं। सो दबाने दे मुझे, तू जा। खाने का क्या है, पेट में पड़ा रहे या टिफिन में, एक ही बात है। कैसा तो डर बैठ गया है अम्मा के मन में बाबूजी के गुस्से का कि कोई उन्हें सोता जानकर भी वे पैर दबाना नहीं छोड़ रही। कई महीनों से यही तो स्थिति हो गई है उनकी कि खाना टिफिन में पड़ा रहे या पेट में, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इस सब के लिए उन्होंने ना कभी किसी से कोई शिकायत की और ना ही गुस्सा करना नहीं, बस जैसे गुस्सा झेलना ही नियति बन गई थी उनकी। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर हो रहा था कि इतनी अनुभवी अम्मा को क्या ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि बाबूजी गहरी नींद में नहीं बल्कि बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। क्या 8 महीनों की लंबी बीमारी ने भूख और नींद के साथ साथ उनकी इंद्रियों को भी सुन्न कर दिया है? एक तरफ तो कुछ घंटों के बाद बाबूजी के साथ जो होने जा रहा है उसकी तकलीफ, अम्मा पर होने वाली उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना, और दूसरी तरफ सहज बने रहने का नाटक। अजीब स्थिति से गुजर रही थी मैं। सवेरे ठीक 5 बजे बाबूजी ने आखिरी सांस ली थी। जैसे ही मैं नर्सिंग होम पहुंची, आने के कुछ देर बाद ही नर्स ने मुझे बुलाकर कहा था कि यदि नर्स बार बार अंदर आएगी तो अम्मा को शक होगा और वे अभी से रोना धोना शुरू कर देंगी। इसीलिए मैं ही थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबूजी की सांस का अंदाजा लेती रहूं और मैं बाबूजी के सिर पर हाथ फेरने के बहाने यह काम करती रही थी। कोई 5-7 मिनट पहले ही उनकी उखड़ी उखड़ी सांस को देखकर मैं ही नर्स को बुला लाई। नर्स थोड़ी देर तक पल्स पर हाथ रखे खड़ी रही, फिर उसने धीरे से बाबूजी के पैरों से अम्मा के हाथ हटा दिए। बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ गई और अम्मा बाबूजी के पैरों से लिपट कर ही छाती फाड़कर जो रोई तो उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। परिवार के काफी लोग शायद काफी देर पहले से ही सूचना पाकर नीचे आकर खड़े हो गए थे। नर्स ने जैसे ही खबर दी, बड़े चाचा, चाची और रवि ऊपर आ गए। वे सब लोग तो रात से ही इस घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। नहीं थी तो केवल अम्मा, सो उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। चाची ने असुआई आंखों से अम्मा की पीठ सहलाते हुए कहा, धीरज रखो भाभी, धीरज रखो। पर अम्मा ऐसे ही रही और रोते रोते फिर जो चुप हुई तो मानो ऐसी चुप कि अब उनमें रोने की ताकत भी ना बची हो। हथेलियों में चेहरा ढांपे वे बाबूजी के पैताने जस की तस बैठी रही। थोड़ी देर बाद नर्स के इशारे पर चाची, रवि और मैंने उन्हें उठाया तो उठना तो दूर, उनसे हिला तक नहीं गया। मैं हैरान, अभी कुछ देर पहले ही जो अम्मा पूरे दमखम के साथ बाबूजी के पैर दबा रही थी, अब उनसे हिला तक नहीं जा रहा था। गए तो बाबूजी थे, पर लगा ऐसे
जैसे जान अम्मा की निकल गई हो। नर्सिंग होम से घर लाकर उन्हें बाबूजी के कमरे में ही बिठा दिया। वे जमीन पर दीवार के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गई, बिल्कुल बेजान सी। बाकी सब लोग बाहर चले गए, बस मैं उनके साथ बैठी रही, यह तय करके कि अब मैं यहां से हिलूंगी तक नहीं। बाहर इस अवसर पर होने वाली गतिविधियां अपने ढंग से चलती रहीं। बड़े भैया 10 बजे की फ्लाइट से आए और सीधे एयरपोर्ट से सीधे नर्सिंग होम चले गए। दोनों चाचियां घर की व्यवस्था करने में लगी रहीं। 11:30 बजे के करीब दोनों चाचा, भैया और रवि बाबूजी के शव के साथ घर आए, जहां परिवार के लोग पहले से ही इकट्ठा हो गए थे। शव देखकर एक बार सब फूट पड़े। फिर शुरू हुए यहाँ होने वाले रस्मों रिवाज। पंडित जी जाने कौन कौन से श्लोक बोलते पढ़ते रहे और साथ ही साथ कुछ करते भी रहे। फिर शुरू हुआ बाबूजी के पैर छूने का सिलसिला। तो सबसे पहले अम्मा, दोनों चाची और मैं किसी तरह पकड़कर अम्मा को बाहर लाए। हाथ जोड़कर अम्मा ने बाबूजी के पैरों में जो सिर टिकाया तो फिर उनसे उठा ही ना गया। हम ही लोगों ने किसी तरह उन्हें उठाकर वापस कमरे में ला बिठाया, पर मैं पैर छूने की रस्म के लिए बाहर निकल गई। लौटी तो देखा अम्मा उसी तरह दीवार में पीठ टिकाए बैठी हैं और उनकी आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं। अम्मा की बगल में बैठकर उनकी पीठ सहलाते हुए मैं सोचने लगी, कैसी विडंबना है। आज अम्मा जिन बाबूजी के लिए रो रही हैं, कैसी जिंदगी जी है अम्मा ने उनके साथ। बाबूजी की हर जरूरत, उनकी छोटी से छोटी इच्छा को भी पूरा करने के लिए सदैव तत्पर। जरा सी चूक होने पर उनके क्रोध के भय से थर थर कांपती अम्मा के जाने कितने दृश्य मेरी आंखों के आगे से गुजर गए और मैं रो पड़ी। पर इस समय यह रोना बाबूजी के लिए नहीं, अम्मा के लिए था। मेरा मन हो रहा था कि अम्मा किसी तरह थोड़ी देर सो ले, पर अम्मा वो तो लेटने तक को तैयार नहीं थी। शाम 5 बजे के करीब सब लोग लौटे। नहाना धोना हुआ और तब बड़े भैया अम्मा के पास आकर बैठे। सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर ऐसी शांत मृत्यु के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर अम्मा को सहलाते हुए आश्वासन में लिपटे सांत्वना के कुछ शब्द बिखेरे। फिर हिम्मत और धीरज रखने के आदेश देते रहे। वे और भी जाने क्या कुछ बोलते रहे, पर अम्मा तो एकदम चुप। उनसे तो जैसे अब ना रोया जा रहा है, ना कुछ बोला जा रहा है। देर शाम की गाड़ी से दीदी आई और जोर जोर से रोते हुए ही अम्मा के कमरे में घुसी। हाय अम्मा, मैं तो बाबूजी के दर्शन भी नहीं कर सकी। अरे मुझे पहले किसी ने समय से खबर की होती तो जल्दी आ जाती। अरे बाबूजी, हाय अम्मा। मैंने ही उन्हें चुप कराकर जैसे तैसे कमरे से बाहर भेजा। मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई भी अम्मा के पास आए। वे किसी भी तरह से थोड़ा सा सो लें, पर यह संभव ही नहीं हो पा रहा था। रात में सारे दिन के भूखे लोगों ने डट कर खिचड़ी खाई। मैं जल्दी से अम्मा की प्लेट लगाकर लाई और बराबर मनुहार करती रही कि अम्मा कुछ तो खा लो। कल सारा दिन भी तुमने कुछ नहीं खाया था। पर अम्मा ना कुछ बोली ना कुछ खाया। मेरे बराबर आग्रह करने पर उन्होंने बस किसी तरह हिम्मत करके मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। उनके इस नकार के आगे तो फिर मुझसे ना कुछ कहते बना ना खाते। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे के करीब मातम पुरसी का सिलसिला शुरू हुआ। पुरुष लोग बाहर बैठे थे और स्त्रियां भीतर के कमरे में। सारी औरतें एक तरफ और दूसरी ओर घूंघट काढ़े
घुटनों में सिर टिकाए अकेली अम्मा। औरतों में शुरू में थोड़ा रोना गाना चलता और फिर इधर उधर की बातें। कोई बाबूजी की लंबी बीमारी की बात करता तो कोई उनकी हिम्मत की, तो कोई उनके धीरज की। नौकर के इशारे पर मैं आने वालों के लिए पानी की व्यवस्था करने रसोई में चली गई। पानी की ट्रे लेकर बाहर गई तो हर आने वाला परिवार वालों को सांत्वना देते हुए जैसे यही कहता, अरे भाई, यह उनकी मृत्यु नहीं, समझो उनकी मुक्ति हुई है। बड़े भगवान थे जो ऐसी जानलेवा बीमारी के बाद भी ऐसी शांति से चले गए। यह तो उनके किसी पुण्य का प्रताप ही था कि ऐसे शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागे। कितनों को मिलती है ऐसी मौत। तुम्हें संतोष करना चाहिए कि ना कोई तकलीफ पाई, ना कोई दर्द झेला, बस इस जी के जंजाल से मुक्त हो गए। हे परमात्मा, उनकी आत्मा को शांति देना। खाली ग्लासों की ट्रे लेकर मैं फिर रसोई में आई तो बाहर से हड़बड़ाती हुई सी दीदी आई और फुसफुसाती हुई मेरे कान में बोली, छोटी, अम्मा क्या वहां बैठे बैठे सो रही हैं? ये तो गनीमत थी कि मैं उनके थोड़ा पास ही बैठी थी। सो मैंने उनके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज सुन ली। पता नहीं किसी और ने भी सुना होगा तो क्या सोचा होगा। उस समय तो मैंने जरा पास सरक कर उन्हें जगा दिया, पर उनसे तो जैसे नींद के मारे बैठा भी नहीं जा रहा है। तो चल उनके पास बैठ और उन्हें संभाल, वरना ऐसा ना हो फिर कहीं सो जाएं। अम्मा सो रही हैं? मैंने तुरंत ट्रे रखी और कमरे में आई। वहीं बैठी छोटी भाभी को इशारे से बुलाया और उनकी मदद से पास वाले कमरे में लाकर अम्मा को पलंग पर सुला दिया और धीरे धीरे उनका सिर थपकने लगी। देखते ही देखते वे सचमुच ही सो गई, शायद एक गहरी नींद में। थोड़ी ही देर में दीदी फिर आई और दृश्य देखकर हैरान भन्ना कर बोली, ये क्या किया तूने? तूने तो इन्हें यहाँ लाकर सुला ही दिया और ये भी सो गई। हद है भाई, बाहर तो औरतें इनके मातम में शिरकत करने आई हैं और ये हैं यहाँ मजे से सो रही हैं। कल बाबूजी गुजरे हैं और ये आज ऐसे सब कुछ घोड़े बेचकर सो रही हैं। दीदी, मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया, आप नहीं जानती पर मैं जानती हूँ। देखा है मैंने कि इन्होंने पिछले 8 महीनों में कितने दिन बिना खाए और कितनी रातें अनसोई गुजारी हैं। आप तो खैर लखनऊ में बैठी थी, पर जो यहाँ रहते थे, जिन्होंने देखा है यह सब, उन्होंने भी क्या कभी ध्यान दिया अम्मा पर? और तो और रात दिन जिन बाबूजी की सेवा में लगी रहती थी, उन्होंने भी कभी सोचा कि आखिर अम्मा भी थकती होंगी? नहीं, बस जरा सी चूक होने पर कितना गुस्साते थे वे अम्मा पर, इतना कि अम्मा थर थरा जाती थी। दीदी, समझ लीजिए आप कि इन 8 महीनों में पूरी तरह से निचुड़ गई हैं अम्मा। आज ना उनमें बैठने की हिम्मत है और ना ही रोने की। बाकी रही बात मातम पुरसी की, तो परिवार की सारी औरतें तो बैठी ही हैं बाहर। आप भी जाकर वहीं बैठिए। कह दीजिए सबसे कि अम्मा की तबीयत खराब है और वे बैठने की हालत में नहीं है। मेरी बात, मेरे तेवर देखने के बाद दीदी से फिर कुछ कहते तो नहीं बना, बस इतना ही कहा, हम तो बैठ ही जाएंगे, पर लोग जो कहेंगे वो कहेंगे, और वे बाहर निकल गई। मैंने भी उठकर दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर की खिड़की खोल दी जो बाहर की ओर खुलती थी। खिड़की खोलते ही बाहर से आवाज आई, यह दुख की नहीं तसल्ली की बात है बेटा। याद नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? भगवान ने आखिर इन्हें समय से मुक्त कर ही दिया। इन बातों को सुनते सुनते मैंने घूमकर अम्मा की ओर देखा कि इन आवाजों से कहीं वो जग ना जाए, पर नहीं, वे उतनी ही गहरी नींद में सो रही थी, एकदम निश्चिंत। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।